वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10वीं कक्षा का दूसरा अध्याय अमल, अक्षारक व लवण। आज हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। लास्ट वीडियो में हमने किया था पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? जो आपको किसके बारे में बताता है? एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता के बारे में। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता के बारे में जो स्केल हमें बताए वो पीएच स्केल। इसके बेसिस पर ही हमने विलयन को 3 भागों में बांटा था। वो विलयन जिनका पीएच का मान कैसा आएगा? 7। वो विलयन कैसे होंगे? उदासीन। जिनका पीएच का मान आएगा 0 से 6 के बीच में, वो कैसे होंगे? अम्लीय। और जिनका पीएच का मान आएगा 8 से 14 के बीच, वो कैसे होंगे? क्षारीय। तो इस तरह से हमने 3 प्रकार के विलयन किए। किसके बेसिस पर? पीएच स्केल के बेसिस पर, या हम कह सकते हैं एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मीन सांद्रता के बेसिस पर। पीएच स्केल में एक और हमने क्या कहा था कि कुछ अम्ल दुर्बल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? प्रबल। ऐसे ही जो अक्षार होते हैं वो भी कैसे होंगे? प्रबल और दुर्बल। उनके अंदर हमने किसके बेसिस पर उनको 2 में डिवाइड किया था? जो ज़्यादा H पॉजिटिव देंगे वो प्रबल अम्ल होंगे, जो कम H पॉजिटिव देंगे वो कैसे होंगे? दुर्बल अम्ल। ऐसे ही अक्षार क्या होंगे? प्रबल। जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस देंगे और जो कम देंगे OH नेगेटिव आयन, वो क्या बन जाएंगे? दुर्बल अक्षारक। तो अब हम आते हैं कि पीएच का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। अब इसमें अगर हम अपने आप को ही लें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो सारे के सारे पीएच के प्रति कैसे होते हैं? संवेदनशील। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो पीएच है वो कहाँ से कहाँ तक है? 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में। मतलब हमारा शरीर अच्छे तरीके से कार्य इतने पीएच की रेंज के बीच में ही कर सकता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पेट के अंदर HCl अम्ल का ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है, मीन्स वो ज़्यादा बन जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? अपच की प्रॉब्लम हो जाती है। अपच की वजह से क्या होगा? पेट में जलन और दर्द होनी शुरू हो जाती है। अब ये क्यों है? क्योंकि हमारे पेट में HCl की वजह से पीएच का जो ये रेंज है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं? उस पीएच को दोबारा से इसी रेंज में लाने के लिए कौन सी टैबलेट्स खाते हैं? एंटासिड्स टैबलेट्स। एंटासिड्स जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या काम करती हैं? जो पेट के अंदर HCl है उसको उदासीन कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इन दवाइयों में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मीन्स मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। ये कैसा है? क्षारीय है। किसके साथ जुड़ जाएगा? अम्ल के साथ। और कौन सी अभिक्रिया कर देगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिससे पीएच दोबारा से नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएगा और हमें अपच से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसका मतलब पीएच मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है, या हम कह सकते हैं कि जो पीएच के प्रति मनुष्य है वो काफ़ी संवेदनशील है। दूसरा इसका महत्व क्या आता है कि पौधे भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? आपने देखा होगा जो मिट्टी है, हर एक मिट्टी की अलग अलग उपजाऊ क्षमता होती है। किसी मिट्टी में कोई पौधा अच्छे प्रकार से उगता है तो किसी मिट्टी में कोई दूसरे प्रकार का पौधा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी का भी क्या होता है? पीएच मान, जिसकी वजह से मिट्टी को हम कैसी बोल सकते हैं? कुछ मिट्टी होती है अम्लीय, कुछ मिट्टी कैसी होती है? अक्षारीय। और वो भी किसके बेसिस पर? उनके पीएच के मान के बेसिस पर। मिट्टी का पीएच अगर हमें कहीं का भी ज्ञात करना है तो हमने क्या किया? ये हमारे पास पहला खेत है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो हमने क्या किया? इनका थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी का सैंपल ले लिया, तीनों का। इस टेस्ट ट्यूब में पहले खेत से लिया, इसमें दूसरे, और इस टेस्ट ट्यूब में परख नली में लिया हमने तीसरे खेत से मिट्टी का सैंपल।
उसको क्या करना है, अच्छे प्रकार से पानी के अंदर घोल लेना है। पानी डाल दिया, नीचे क्या है, मिट्टी, इसमें भी ऐसा ही किया और अच्छी तरह से इनको आपस में घोल कर हम क्या करेंगे, इसको भी छान लेंगे, इसको भी और इसको भी। हमने अलग से इनको तीनों को छान लिया और छानने के बाद हमारे पास जो विलयन आया उसमें हम क्या रख के देखेंगे, पीएच पेपर को। अब पीएच पेपर को जब हम इसमें लगाकर देखेंगे तो पीएच का जो भी मान आएगा उससे हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि जो हमारे पास मिट्टी है वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। कैसे, वही सेम, अगर पीएच का मान आ जाए 7 तो उदासीन, लेकिन अगर पीएच का मान आ जाए 0 से 6 के बीच में तो अम्लीय, और अगर पीएच का मान आ जाए 8 से 14 के बीच में तो वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। इसका मतलब इस खेत की मिट्टी होगी उदासीन, दूसरे खेत की मिट्टी होगी अम्लीय, और तीसरे में अगर पीएच का ये मान आएगा इनके बीच में तो मिट्टी कैसी होगी, क्षारीय। आपने कई बार देखा होगा कि सॉइल जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, मीन्स अम्लीय होती है, अम्ल की रेंज है 0 से 6, लेकिन जिस मिट्टी में अम्ल की जो पीएच की जो मात्रा है अगर 0, 1, 2 या फिर 3 आए तो इसका मतलब वो मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय है। तो उसके पीएच को कम करने के लिए, उसकी अम्लता को कम करने के लिए हम उसके अंदर क्या डाल देते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड, या फिर उसके अंदर क्या डाल देते हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या डाल सकते हैं, कैल्शियम का कार्बोनेट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही कैसे हैं, ये सारे के सारे क्षारीय प्रकृति के हैं। तो वो क्या करेंगे, जो मिट्टी के अंदर अधिक मात्रा में अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर देंगे। तो जो मिट्टी ज़्यादा अम्लीय होती है उनके अंदर हम ये वाले सारे केमिकल डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा क्षारीय प्रकृति हो, मतलब उसका जो पीएच का मान है अक्षारीय के लिए 8 से 14 के बीच में हो सकता है, लेकिन अगर उसका पीएच का मान 11, 12, 13 या 14 है तो बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो कैसी होगी, क्षारीय नेचर की। तो उसकी क्षारता को यानी कि उसकी बेसिसिटी को, बेसिक करैक्टर को कम करने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, खाद डाली जाती है या फिर कंपोस्ट डाली जाती है। क्योंकि उस खाद या कंपोस्ट के अंदर कैसे तत्व पाए जाते हैं, अम्लीय तत्व। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पौधे भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि अगर पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील नहीं होते तो ऐसा नहीं होता कि कोई फसल को हमें अम्लीय माध्यम देना हो, किसी फसल को हमें क्षारीय माध्यम देना हो। तीसरा हम बात करते हैं इसके महत्व की, तो अगर हम पशुओं को देखें तो पशुओं के अंदर भी पीएच की काफ़ी महत्ता है, या हम कह सकते हैं जो पशु हैं वो भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया अम्लीय वर्षा का। अम्लीय वर्षा कौन सी वर्षा होती है, अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो वो वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा। अब जब अम्लीय वर्षा होती है तो वो कहाँ गिरती है, धरती पर, और धरती में भी कहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, नदियों में, तालाब के अंदर, या फिर मिट्टी में गिर जाती है। जो अभी पहला आपके पास आया कि पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं और हमने मिट्टी को बांटा था अम्लीय मिट्टी में, अक्षारीय मिट्टी में, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अम्लीय वर्षा होगी तो मिट्टी में जो पीएच होगा वो किस रेंज में आ जाएगा, 0 से 6 के बीच में। तो अब हम बात करें इनकी जलीय संसाधनों की, तो जितने भी आपके पास जलीय संसाधन, नदी है, तालाब है, उनके पीएच का मान भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि उनके अंदर अम्लीय वर्षा के रूप में क्या मिल गया, अम्ल। और वो अम्ल कहाँ से कहाँ होगा, जो रेंज आएगी पीएच की 0 से 6।
अब जो इस पानी के अंदर जीव हैं वो क्या होंगे, पीएच के प्रति 0 से 6 के प्रति कैसे हो जाएंगे, कठिन हो जाएगा उनका तो उस पानी में जीना। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का जो पीएच मान है वो भी कैसा होता है, स्थिर होता है, जैसे किसका होता है, मनुष्यों का। तो अगर अम्लीय जल के अंदर जीवधारी रहेंगे तो धीरे धीरे उनका जीना कठिन हो जाएगा और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जलीय जीवों की मृत्यु हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पशु भी पीएच के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील। ऐसा नहीं है कि पशु पक्षियों में या फिर मनुष्यों के अंदर ही पीएच की संवेदनशीलता है। अगर हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की यानी कि वीनस की, तो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस में जो वायुमंडल है उसमें क्या होते हैं, उसके चारों तरफ सल्फ्यूरिक अम्ल के बहुत मोटे मोटे सफ़ेद और पीले रंग के बादल होते हैं और इसकी वजह से ही वहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। तो पीएच की अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि जो आपके पास शुक्र ग्रह है वहाँ पर जीवन संभव क्यों नहीं है। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारे पृथ्वी की चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, यानी कि हवा की एक परत है। और हवा में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, जिनकी मात्रा क्या है, फिक्स हैं, स्थिर है। यानी कि ऑक्सीजन 21%, 78%, नाइट्रोजन 0.03% आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी दूसरी गैसेस, जिसकी वजह से उसका वायुमंडल शुक्र ग्रह की तरह अम्लीय नहीं हो पाता और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन भी संभव है। अगली जो इम्पोर्टेंस है पीएच की, तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय हो जाता है, मतलब टूथ डिके हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे दांत हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, जो हमारा मुंह है उसके अंदर पीएच का मान कितना होना चाहिए, 5.5। अगर पीएच का मान 5.5 से क्या हो जाएगा, कम, तो उस समय हमारे दांत क्या हो जाएंगे, गलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, मान लिया ये हमारा दांत है, दांतों के ऊपर क्या होती है, एक चमकीली सफ़ेद परत होती है। जो वो सफ़ेद परत है उसका नाम क्या होता है, इनेमल, या उसको दंतवल्लक भी बोलते हैं। इनेमल को अगर हम उसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, यानी कि कैल्शियम जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी है और फॉस्फेट है, या हम इसको नाम क्या दे सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब हम सब जानते हैं कि जो इनेमल है वो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है, जल में भी ये घुलता नहीं है। और पीएच का मान अगर 5.5 है तब भी इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारे मुंह के अंदर का पीएच 5.5 से कम होगा तो जो इनेमल है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, खराब होनी, टूटनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दांत गलने और सड़ने शुरू हो जाते हैं, दांतों के अंदर पस बननी शुरू हो जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है। और जो ये सारी प्रक्रिया है उसी का नाम क्या है, टूथ डिके या फिर दंत क्षय। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो डेंटिस्ट होते हैं, अगर आप उनके पास जाते हो तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि हमेशा खाना खाने के बाद मुंह की सफाई करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए आपको। ऐसा क्यों कहते हैं, अगर खाना खाने के बाद हम ब्रश नहीं करते तो मुंह के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ चिपके रह जाते हैं और उस खाद्य पदार्थ के अंदर जो शुगर होती है, यानी कि जो शर्करा है, मीठा जो पदार्थ है, उसका क्या होना शुरू हो जाता है, निम्नीकरण, यानी कि वो टूटने शुरू हो जाते हैं। और उनको तोड़ता कौन है, जो हमारे मुंह के अंदर सूक्ष्म
जीव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर का जो पीएच है वो अम्लीय होना शुरू हो जाता है तो पहले भी अम्लीय है, लेकिन और ज़्यादा अगर वहाँ पर अम्ल बनेगा तो पीएच का मान 5.5 से कैसा हो जाएगा, कम। और जैसा मैंने बताया, अगर वो इससे कम होगा तो जो इनेमल है वो टूटनी शुरू हो जाएगी। एक और आपको ध्यान रखना है कि हमारे मुंह के अंदर अगर पीएच का मान इतना है तो इस पीएच के मान पर जो इनेमल है वो अपने आप टूटती भी रहती है और बनती भी रहती है, लेकिन वो परमानेंट टूट जाती है अगर पीएच का मान 5.5 से कम होगा। अब इनेमल परमानेंट खत्म ही क्यों हो जाती है, आप इसको इस प्रक्रिया से या रिएक्शन से समझ सकते हैं। अब ये टूटेगा तो यहाँ से क्या देगा, 5 कैल्शियम के आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनाता है, 3 आपके पास यहाँ से आयन निकल जाएंगे फॉस्फेट के, और 1 आयन निकल जाएगा यहाँ से OH नेगेटिव का। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हम कुछ खाने के बाद ब्रश नहीं करते तो जो बचा कुचा पदार्थ आपके मुंह में बच जाता है, उसके अंदर जो शर्करा है, उसकी शुगर है, वो क्या हो जाती है, टूटनी शुरू हो जाती है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया या जितने सूक्ष्म जीव हमारे मुंह के अंदर होते हैं, और वहाँ पर क्या उत्पन्न कर देते हैं, अम्ल। अम्ल होगा तो वहाँ पर कौन से आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन्स। अब जो ये H पॉजिटिव आयन हैं ये इनेमल के OH नेगेटिव से जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, H2O जल बना देंगे। अब इसमें तो क्या थी, जितना ये टूटकर आगे की तरफ जा रहा था, आयंस बना रहा था, तो आयंस भी आपस में जुड़कर वापस किसको बना रहे थे, इस इनेमल को। लेकिन अगर OH नेगेटिव यहाँ से खत्म हो जाएगा तो जो इसका वापस जाने की प्रक्रिया है वो भी क्या हो जाएगी, कम, और उस समय क्या होगा, इनेमल टूट जाएगी। इनेमल टूटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, दंत क्षय या फिर टूथ डिके। अगली जो हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस आती है पीएच की, वो क्या है, आत्मरक्षा के अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंगे हैं, जैसे येलो वास्प है या फिर आपके पास मधुमक्खी है, वो जब भी डंक मारते हैं तो डंक मार जहाँ भी मारेंगे वहाँ पे सूजन हो जाती है शरीर के अंदर। वो क्यों होती है, क्योंकि उनके डंक के अंदर क्या होता है, या तो अम्ल होता है या फिर अक्षार होता है। अगर मैं इसमें उदाहरण लूँ मधुमक्खी के डंक का, तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, मैथेनोइक अम्ल। ऐसे ही चींटी के डंक में भी मैथेनोइक अम्ल। नेटल पौधा है जिसके डंक में भी क्या होता है, मैथेनोइक अम्ल। अगर इनको हम छूते हैं या ये हमें काट जाए तो क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर किसको डाल देते हैं, इस मैथेनोइक अम्ल को, जिसकी वजह से उस आदमी को जलन और दर्द होना शुरू हो जाता है। अब उस जलन से और उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस एसिड को ख़त्म करने के लिए, इस अम्ल को ख़त्म करने के लिए किसी ना किसी क्षारीय तत्व की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, NaHCO3 बेकिंग सोडा वहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ताकि ये अक्षार इस अम्ल के साथ जुड़े और उसको क्या कर दे, उदासीन, और ताकि जो वहाँ पर जलन है, दर्द है, और उससे राहत मिल सके। इस तरह से पीएच इम्पॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर या फिर दैनिक जीवन के अंदर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।